किसी भी रैपर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है एक इमेज जो वो ऑलरेडी बना चुका है उसे रिप्लेस करना या फिर अपनी ऑडियंस के सामने एक टोटली अलग इमेज प्रेजेंट करना, क्योंकि उसकी जो करंट ऑडियंस होती है वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक जो कि उसने पहले कैटर किया हुआ होता है उस ऑडियंस को, वो ही सुन के आती है। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे रैपर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ ये करके दिखाया है बट बहुत सारी और ऐसी चीजें जो कि उसने ऐसे सरपास किए जो कि एस्पायरिंग रैपर्स और इवन अस एज एन ऑडियंस हम लोगों को सीखने में बहुत कुछ हेल्प करती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंकित गुदवानी तेरे भाई का नाम क्या है? नाम से 47 AKA 47 की। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं इस पे आज के कटाक्ष। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन द प्रीवियस वीडियोस। लेकिन फिर भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट रियली हेल्प्स मी। तो अगर हम लोग नाम की बात करें तो 47 को उनका नाम मिलता है उनके खुद के नाम अंकित गुदवानी से, जिसके अगर हम लोग इनिशियल्स देखें तो होते हैं AG, जो कि पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली सिल्वर को कहा जाता है और सिल्वर की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग 47 होती है। तो यहाँ से 47 को उनका नाम मिलता है। और 47 की जर्नी ऐसा नहीं है कि पिछले 5 सालों की है या पिछले 10 सालों की है, ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी 47 की जर्नी है विच स्ट्रेचेस बैक टू अर्ली 2010s, जहाँ पे वो इंग्लिश में रैप करते थे। If it twinkles, then it ain't a little star no more. It's a pawn star. इंग्लिश में रैप करते करते 47 का एक क्रू भी था, रैप किंग्स द रैपहॉलिक क्रू, जिसको रैप किंग्स DRC भी कहते थे। इसमें 4 लोग थे, 47, मिस्टर जे, मुस्तफा एंड कंठास्त्र। और एक्चुअली ये काफी अच्छा क्रू था क्योंकि इनके पास सब कुछ था। इसमें ईमो रैप्स थे, साथ ही साथ थोड़े अपबीट ग्रूवी रैप्स थे, रीमिक्सेस थे हिट्स के जैसे कि कंगना। और अगर आप ये सारे गाने चेकआउट करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन सारे गानों का, अगर आप चेकआउट करोगे तो फिर आप देखोगे कि 47 की आज से 15 साल पहले भी इवन इंग्लिश में भी लिरिकल एबिलिटीज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब मैं रिसर्च के लिए जब बैठा था और मैं ये गाने सुन रहा था, लिटरली हेडफोन्स लगा के मैंने खुद ही हेड नॉट करना शुरू कर दिया। इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। More or less, you and I'm a type, but it's your Gangana that is just setting up the heights, making it backing up my life. That's exactly what you like. You were beautiful, but this compliment's the only thing that I'ma do to you. इस क्रू में बाकी रैपर्स एक्चुअली हिंदी में रैप करते थे बट 47 वाज देयर लीड इंग्लिश रैपर। इसका रीजन ये था कि 47 अपने कॉलेज टाइम में या फिर अपने स्कूल के टाइम में जब उन्होंने रैप सुनना शुरू किया था तो लाइक एवरीवन एल्स वेस्ट से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन 47 का दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि रैप हिंदी में भी हो सकता है। तो 47 स्टार्टेड विद इंग्लिश रैप्स। यार क्यों करा है तो बहुत सिंपल है इसका रीज़न। मेरे घर पे नहीं समझ में आ रहा था लोगों को मैं क्या बना रहा हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि लाइक बाहर किसी को समझ में आएगा। और मेन मतलब तो यही था कि यार जो दिमाग में वो लोगों को सुनाना है, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो। अब इन 47's ओन वर्ड्स 47 अपने घर वालों को समझा नहीं पा रहा था या उनके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि 47 एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं गानों में। तो 47 को लगा कि ये मैं एक्चुअली इंडियन ऑडियंस को अच्छे से केटर नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर इसलिए 47 स्विच टू हिंदी रैप, जहाँ पे वो फेसबुक पे अब हिंदी में सिचुएशनल रैप्स डालना शुरू कर दिए थे। ये अराउंड 2014 टू 2016 के बीच की बात है। अब इस बीच में 47 कुछ तरीके के इंग्लिश रैप भी डालते रहते थे अपनी प्रीवियस ऑडियंस को केटर करने के लिए, जिसके बारे में हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, जिसमें कि एवरेज, एंग्री, फ्रेंड गाय, इस टाइप के इंग्लिश सिचुएशनल रैप्स होते थे जो कि बहुत ही कॉमिकल होते थे या कहीं ना कहीं एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर लेके आते थे 47 के गानों में उस टाइम पे भी। Yo, is it just me, or do you also hate it when people come at your place and you really have to fake it? Like, Namaste, uncle. Look, I'm touching your feet. And you don't even care, you just keep touching the screen. And all you even care is how much I scored in my class 12. I'm 24. I'm doing a job, man. I'm sorry, you must be hungry. I'm such a dumb being. Come sit in the living room. Let me serve you some namkeen. It's on the table in front of you, so take advantage. But you're not gonna help yourself, so I have to keep serving like I'm playing tennis. Hey, if you could just inform before coming, that would be much better. Because I know now mommy will be making a lunch platter. I'm pretty sure she's gonna send me out in this Dutch weather on my sports bike so I can come back with some dahi hanging on my clutch lever. Damn, that gets my swag buried. And you know what's more scary? What if we become the same when we 45 and married? God damn it. बट इवेंचुअली उन्हें हिंदी गानों पे बहुत ही बेहतर रिस्पांस मिलने लगा। 8000 व्यूज उनके बहुत जल्दी कंप्लीट हुए पहले ही गानों पे, तो उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ गया कि हाँ ये चीज हिंदी में भी हो सकती है। तो अगर हम लोग म्यूजिक से हट के बात करें तो अगर आप 47 की पुरानी पोस्ट्स देखोगे तो 47 का एक बहुत ही एजी सा ह्यूमर होता है। ऐसा ह्यूमर नहीं होता है जो कि टिपिकली किसी सोशल मीडिया प्रेजेंस वाले इंसान दिखाएगा। ऐसा ह्यूमर होता है जो कि दो भाई आपस में बैठ के बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो उनकी फेसबुक की 500 फॉलोअर्स वाली ऑडियंस हो या फिर आज की डेट में उनके जो लाखों फॉलोअर्स हैं, हमेशा से 47 से एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर तो जुड़ा ही रहा है ना। ओवर टाइम 47 गाने बनाते रहे
और मेरी भी सुन लो पहला एक गाना था जिसको अटेंशन मिली एक मेन स्ट्रीम रैपर से, जिसका नाम था रफ्तार। या रफ्तार कितना अच्छा आदमी है। तो रफ्तार ने उनके मेरी भी सुन लो और पापा जैसे गानों को शेयर भी किया, और साथ ही साथ 47 ने अपने फेसबुक पे एक इंस्टाग्राम चैट का स्क्रीनशॉट डाला हुआ था जहाँ पे रफ्तार ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया था उनके डीएम में कि भाई आई एम लविंग द वे यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इंग्लिश रैप टू हिंदी रैप। तो इट जस्ट शोज कि 47 बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी या मेन स्ट्रीम रैपर्स में भी अपनी ग्रास्प बनाने लगे थे, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ने लगे थे। उसके बाद तो उनके करियर की ट्रेजेक्टरी काफी ज्यादा शेप अप होने लगी जब उन्होंने चल निकल, पागल है क्या और ऐसे गाने निकालने शुरू किए। सॉन्ग्स लाइक हाँ भाई, जहाँ पे वो टिपिकली सिर्फ अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं मोमोज खाने आजा और उनका फ्रेंड उन्हें लेट करवा रहा है, इस तरीके की चीजें जो कि लॉन्डो की लाइफ में होती रहती है, उस पे रैप की बनाया 47 ने और अपनी ऑडियंस को रिलेट भी करवा पाए। इस तरीके की राइटिंग थी जिसकी वजह से ऑब्वियसली हिज ऑडियंस लव्ड इट। हाँ भाई आ रहे क्या, हाँ भाई कहाँ रह गया, हाँ भाई बाहर है क्या, अबे आना है तो आज साले घर भी जाना है मुझे। फिर 47 का एक गाना आता है मोजो रोजो के साथ, गलत लौंडे, जो कि उनके करियर की ट्रेजेक्टरी पूरी तरीके से चेंज कर देता है। उन्हें एक बहुत ही अच्छी स्पाइक मिलती है उनके करियर में। गलत अपने लौंडे, ऊपर तक के बातचीत रोकेगा कौन बे। अबे संडे को भी बीटी दे दी पापा ने यार, मैंने सोचा जाने दो बे पापा, मेरा गाड़ी मोड़ी कापा सेड़ा, पैसे जोड़े आपस में फिर बोतल डाली कागज में, बे कितनी टॉफी देगा भाई, बाकी पैसे वापस देना। साथ ही साथ इसी टाइम के अराउंड वो हसल पे भी जाते हैं जहाँ पे वो गलत लौंडे परफॉर्म करते हैं, जिससे कि टीवी ऑडियंस को भी 47 से इंट्रोडक्शन करने का मौका मिलता है। 47 एक बहुत ही मेजर ऑडियंस को अपना स्टाइल ऑफ रैप दिखा पाते हैं। इसके बाद 47 को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगी और उनके कुछ मेन स्ट्रीम रैपर्स के साथ कोलैबोरेशंस आने शुरू हो गए, क्योंकि अब टेक्निकली वो भी मेन स्ट्रीम जा ही चुके थे, इंक्लूडिंग इक्का, रागा, बाली, ऐसे अच्छे नामों के साथ 47 ने कोलैबोरेट भी किया। इसके बाद 47 की डेब्यू ईपी आती है असली इंडिपेंडेंट नाम की, कलमकार लेबल के अंडर, जबकि कलमकार अपने वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स पे चल रहा था, जबकि वो कोलैबोरेट करते हैं उस ईपी में रेबेल 7, कृष्णा, कर्मा, रफ्तार के साथ, और एक बहुत ही अच्छी ईपी लेके आते हैं जो कि एक वेल पैकेज्ड ईपी थी और 47 का एक अलग साइड भी एक्सप्लोर करवाई। उसमें 47 ने बहुत सारे शॉट्स भी लिए टुवर्ड्स हिज ऑप्स, जिनका हम लोग नाम नहीं लेंगे, बट इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट प्रोजेक्ट। तेरे ही शहर में करेगा तू मेरा सेट ओपन, शो के बाद तेरी प्रेमिका करेगी लेग्स ओपन, 56 इंच फ्लो पूरी रात मास्टर स्ट्रोक, तेरे मुंह पे मारू पैसा बोलू नाच मादर। अबे रैप वैप छोड़, तेरे को कौन देख रहा है, तेरे से बढ़िया लड़का अपना गफ्फार में फोन बेच रहा है। असली इंडिपेंडेंट was one of the best utilized projects of DHH according to me, because it's not about the experiments, but 47 ने कलमकार को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके एक ईपी निकाली जो कि बहुत ही अच्छे से रिसीव हुई, और जिस तरीके से वो पैकेज थी कलमकार की ऑडियंस को या 47 की ऑडियंस को बहुत ही अच्छे से फ्यूज किया और 47 ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट करवाया। इसलिए दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल कि नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम अ वेरी वर्सेटाइल प्रोजेक्ट इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट, बट आप कई बार प्लेटफॉर्म को भी यूज करके उसे अपने एडवांटेज में मोल्ड कर सकते। 47 टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव करते रहे कि वो एक वन ट्रिक पोनी नहीं है। उन्होंने अपनी लिरिकल एबिलिटीज अंगद जैसे गानों में दिखाई है। मिलेगा बातों से गहरा, जरा गौर से सुन मैं क्या कह रहा हूँ, पट्टी रैप का किंग फेरो, बाल खुले तो दिखेंगे भैरव, रिटर आने लगे थोक के भाव, मैं रोक के भाव सीधा करूँ इन्हें मुंह पे, इग्नोर डैम दिया मैंने एक भी नहीं थे फेक beneath, I'm making green just look for ignore। अपनी कमर्शियल बैंगर्स बनाने की एबिलिटीज दिखाई है बहुत तेज गाने में फीचरिंग बादशाह या फिर बैंजो गाने में। कॉलोनी के रैम्बो मारे जब एंट्री बजते एवेंजो। और इस तरीके से 47 ने कभी भी अपने ऊपर कोई भी ऐसी कवरिंग नहीं लगाई कि भाई मैं रिलेटेबल रैपर हूँ तो इसलिए मैं ये वाली चीज नहीं करता हूँ। उन्होंने सारी चीजें की हैं जो कि अभी हम लोग आगे जिसके बारे में और डेप्थ में बात भी करें। वेस्ट का एक लेबल डेफ जैम नाम का जो कि यूनिवर्सल के अंडर आता है, वो इंडिया में एक्सटेंड हो रहा था और उन्होंने 2 टॉप रैपर्स को साइन किया एज दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द इंडियन मार्केट्स, डीनो जेम्स एंड 47। नाउ दिस वाज अ बिग डील और साथ ही साथ 47 ने उसे सही तरीके से यूटिलाइज भी किया। 47 के साथ जो भाई वाइब बनी है, चाहे वो जब इंग्लिश में रैप करते रहे हो या फिर जब वो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जिस तरीके से अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं या इवन अपने फेलो रैपर्स से भी जैसे हंसी मजाक करते हैं, उनकी और बाली की केमिस्ट्री इज अनबीटेबल। इट शोज कि वो लोग एक्चुअली सिर्फ प्रोफेशनल कलीग्स नहीं है, वो लोग एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो 47 के साथ वो रिलेटिबिलिटी फैक्टर ऑडियंस का इतना अच्छा रहा है कि हमेशा से उनसे वो भाई वाली वाइब आई है। इवन 47 ने जब कुछ सीरियस इश्यूज के बारे में भी बात की है तो भी इतने लॉन्डो वाले स्टाइल में बात की है अपने गाने क्या है में कि इट इज जस्ट अमेजिंग। टूटे नहीं अभी दूध के दांत, उगे नहीं अभी दूध के झाड़, उम्र भी इनकी कूदने फांदने की लेकिन करते ये की बात है। अब बादशाह, रफ्तार और इक्का जैसे नामों के साथ कोलैबोरेट करने के बाद
कहीं ना कहीं जो 47 की ऑडियंस थी या फिर DHH की ऑडियंस को 47 का एक्ट ऑफ ये भाई वाली पूरी चीज़ थोड़ा सा स्टेल होता हुआ लगने लगा था, और 47 भी कहीं ना कहीं थोड़े डेड होने लगे थे इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ म्यूजिक ही वाज पुटिंग आउट। काफ़ी टाइम से 47 के कोई गाने नहीं आ रहे थे और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। एंड देन 47 टर्न्ड द टेबल्स एंटायरली एंड केम अप विद द इमोजीज कंसेप्ट। नाउ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट केस स्टडीज फॉर DHH कि एक रैपर जो कि रिलेटेबिलिटी और सिर्फ फन जोन में बातें करता था, अचानक से उसने इमोजीज जैसा कंसेप्ट लाया। Now hold tight and listen to what emojis was. Emojis एक कंसेप्ट था, एक सीरीज ऑफ गाने थे जिसके आर्टवर्क बहुत ही मिनिमल थे। एक वाइट स्क्रीन जिसमें सिर्फ एक इमोजी लगा हुआ। मोस्ट ऑफ द गानों के सिर्फ ऑडियो ही रिलीज भी हुए और उसमें 47 पुट हिज हार्ट आउट। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो इंसान बहुत ही लाइट हार्टेड लिरिक्स लिखता है वो इतनी डीप बातें भी लिख सकता है या फिर इतनी सीरियस बातें भी लिख सकता है, और सिर्फ लिखना नहीं, उसे इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकता है अपनी ऑडियंस के सामने। 47 ने मोटिवेशनल रैप भी ट्राई किया अपने गाने यू गॉट दिस में। टांगों को अभी उठ मेरे चीते फीते बांध और दौड़, जीतने से पहले तू दिखाना नहीं शक्ल, बोल तेरी नींद ज्यादा गहरी है या जख्म। लोनलीनेस के बारे में भी बात की कन्फेशंस में। अकेलापन मेरे घर में है, थेरेपिस्ट ने बोला कि सब कुछ तेरे सर में है, थेरेपिस्ट ने बोला मैं तेरी दोस्त जैसी हूँ पर पहला दोस्त नहीं जिसको दोस्ती के पैसे दूं। हार्ट ब्रेक के भी बारे में बात की, तू जो ना होता मैं। तू जो ना होता मेरा क्या होता, मैं तो खुद से ही बेवफा होता। और ऐसे बहुत सारे गाने, इमोजीज पूरी सीरीज में हर गाना इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ एंड दैट जस्ट टेल्स कि 47 कितने वर्सेटाइल है। अब जो लोग 47 को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 47 एक्चुअली वर्सेटाइल थे। जब उन्होंने कुछ गाने अपने इंग्लिश में भी निकाले थे तो भी समझ आता था कि 47 की लिरिकल एबिलिटीज भी अच्छी हैं, 47 को म्यूजिक की भी अंडरस्टैंडिंग है, और साथ ही साथ 47 एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिख भी सकते हैं। उनका बहुत ही नैरोड डाउन स्पेक्ट्रम नहीं है, बट जैसा कि 47 ने खुद ही कहा कि एक ऑडियंस को केटर करते हैं वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक देके। अब उस ऑडियंस को एक अलग टाइप का म्यूजिक सर्व करना और उस म्यूजिक को लाइक करवाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट आई थिंक 47 डिड इट अमेजिंगली वेल। अब हम लोग वापस आ जाते हैं 47 के भाई फैक्टर वाली चीज पे। 47 हम लोग को सबको रिलेटेबल लगते थे, बट ये जो इमोजीज वाली पूरी सीरीज आनी स्टार्ट हुई थी इसके पहले से 47 की सोशल मीडिया प्रेजेंस भी डिक्लाइन कर गई थी, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को लिटरली लगने लगा था कि 47 वाज इन अ वेरी बैड फेज ऑफ हिज लाइफ, एंड मे बी दैट इज ट्रू, मे बी दैट इज नॉट, बट द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट 47 पुट आउट इन दिस स्पैन ऑफ टाइम is just phenomenal and outstanding. यूजुअली हम लोगों की रैपर से कंप्लेन होती है कि वो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, या फिर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो लोग उस फॉर्म को जस्टिस नहीं कर पाते हैं। एंड फॉर रैपर्स आल्सो इट इज अ बिट जस्टिफाइड, बिकॉज हर रैपर का एक कंफर्ट जोन होता है और उसी कंफर्ट जोन की ऑडियंस को वो डिस्कवर किया होता है, बट नॉट नेसेसरली एवरी रैपर हैज टू बी वर्सेटाइल। बट 47 का केस इज टोटली डिफरेंट। 47 इज एन अमेजिंग बीट प्रोड्यूसर। 47 के गानों में एक स्टोरी होती है, चाहे वो रिलेटेबिलिटी और फन वाले गाने ही क्यों ना हो। 47 खुद ही कह चुके हैं कि मैं पहले पॉइंटर्स लिखता हूँ, फिर बीट बनाता हूँ, एंड लास्ट में मैं लिरिक्स कंप्लीट करता हूँ। सो दिस जस्ट शोज कि 47 बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से गाने बनाते हैं। नहीं, मेरा ये जो तरीका है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि पहले मैं थीम लिखता हूँ, पहले मैं पॉइंटर्स लिखता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, फिर मैं बीट बनाता हूँ। वो बीट मैंने खुद बनाई बहुत है इस वाली, और उसके बाद फिर मैं उस बीट के ऊपर लिरिक्स लिखता हूँ। मतलब पहले हमेशा चीज़ ही आएगी कि भाई बताना क्या है इसके अंदर, उसके बाद फिर उस हिसाब से मैं बीट बनाता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 47 इज ग्रेट एट डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, जो कि उन्होंने ओवर टाइम प्रूव भी किया है। यूजुअली जो रैपर्स वर्सेटाइल भी होते हैं उनके भी ऊपर एक इमेज रहती है, बट 47 ने इमोजी सीरीज के थ्रू ये वाली इमेज अपने ऊपर से तो टोटली फ्लिप कर दी। बट यू कैन टेक अ चाइल्ड आउट ऑफ अ मैन, बट यू कैन नॉट टेक अ मैन आउट ऑफ अ चाइल्ड। बेसिकली 47 के अंदर के लॉन्डे की वाइब खत्म नहीं हुई। फिर आता है 47 का रिडेम्पशन फेज, जहां पे वो वापस से अपनी भाई वाली वाइब लेके वापस आते हैं विद दिस सॉन्ग कॉल्ड ओके रिपोर्ट, जहां पे 47 अचानक से इमोजी सीरीज के जस्ट बाद एक बहुत ही अपबीट ग्रूवी वेरी टिपिकल 47 गाना लेके आता है। उसके बाद ये फेज आगे चलता रहता है एंड 47 कम्स अप विद दिस ग्रेट सॉन्ग भाई है विद बाली, जिसमें वो अपनी और बाली की दोस्ती के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, और वो केमिस्ट्री दिख रही है इन द म्यूजिक वीडियो, इन द लिरिक्स, जिस तरीके से वो गाना लिखा गया है हर तरीके से। इट जस्ट शोज दैट व्हाट काइंड ऑफ अ केमिस्ट्री बाली एंड 47 शेयर, एंड दैट इज अनबीटेबल। लास्ट में जो BTS है दैट आर जस्ट द चेरी ऑन टॉप। कितनी बार बोला रात को फोन मत करियो, रात के 3 बजे बकचोदी के फॉर्म मत भरियो, एक दिन मेरे भाई तू मेरा मर्डर करवा
करवा देगा जब भी घर से कॉल आए, प्लीज मोन मत करियो। इसके बाद 47 ने अपनी ईपी अनाउंस की जय वीरू, जो कि बाली के साथ ही थी, एंड इट इज एन अमेजिंग ईपी बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। सो दिस इज व्हाट मेक्स 47 वन ऑफ द मोस्ट यूनिक आर्टिस्ट्स इन डीएचएच सीन। अब अगर हम लोग इस पे बात करें कि क्या ऐसी चीज है जो कि एक नए रैपर को 47 से सीखनी चाहिए, एंड दैट इज इंडिविजुअलिज्म। अगर हम लोग करंट डीएचएच सीन देखें तो इट इज स्टैक्ड विथ वेरी टैलेंटेड रैपर्स, गुड लिरिकल रैपर्स जिनकी बार राइटिंग बहुत अच्छी है, मेलो रैपर्स जो कि म्यूजिकल रैप्स बहुत अच्छे बना लेते हैं। हर तरीके के रैपर्स हैं डीएचएच में, और एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। बट आज के टाइम में एक रैपर खुद को कैसे बताएगा कि मैं ऐसा हूं? दैट इज विद ब्रिंगिंग अ पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी अगर आप टेबल पे लाके रखते हो और वो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस को पसंद आती है, तभी आप अपनी एक इमेज सीन में बना सकते हो। 47 was a great rapper when he was doing English, but 47 की पर्सनालिटी उतनी निखर के नहीं आ रही थी। The day he switched to हिंदी, और फिर जैसे जैसे वो अपने भाई वाली जोन में जाते गए, 47 की एक्चुअल पर्सनालिटी हम सबको दिखने लगी, एंड कहीं ना कहीं हम लोग 47 से इतना ज्यादा रिलेट करने लगे कि we couldn't help but listen to his songs on repeat. So with this we come to the end of the video. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, 47 के बारे में अपने ओपिनियंस कमेंट करना, 47 का पहला गाना कौन सा सुना था वो मुझे जरूर बताना, और साथ ही साथ ये वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब यार याद से कर लेना, और अगर पॉडकास्ट का शौक है तो फिर मेरे पॉडकास्ट कटाक्ष को जरूर से फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम है @barswithrhythm। विद दैट साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी गाइस।